नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो रॉजर सोलारी की, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। आज जो कुछ उसके साथ होने वाला था ये कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद जाता है न्यू वाटर सम के सर्चिंग में, लेकिन केव में उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से खुद पानी में गुम हो जाता है और उसकी सर्चिंग में 12 साल निकल जाते हैं। रॉजर एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर था। जिस तरह से उसे केव डाइविंग के सभी रूल्स पता होने के बावजूद भी रूल्स तोड़ने का रिस्क लिया और ऐसे कंडीशन में फंस गया जहाँ पर सॉरी के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। यह कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्टिन पर, जिसकी उम्र 24 साल थी, और रॉजर सोलारी, जिसकी उम्र 30 साल थी, दोनों भी इंग्लैंड के रहने वाले थे और दोनों भी एक्सपीरियंस केव डाइवर थे, जिनका नाम हमेशा कुछ न कुछ सब्जेक्ट को लेकर चर्चा में रहता था। वे 23 से 26 साल की एज के ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर थे और इनकी बाकी ड्राइवर ग्रुप में बहुत सारे रिस्पेक्ट भी थी। मार्टिन और रॉजर दोनों भी रेस्क्यू टीम के मेंबर थे और उन्होंने कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन साथ मिलकर किए थे। दोनों ने मिलकर केव के कई सारे अननोन पैसेज को फाइंड किया था जो कि अभी तक ज़मीन में छिपे थे और उनके नाम से कई सारे रूट दर्ज है। और अनदेखी चीज़ें पहली बार देखने का जुनून इस लेवल पर था कि वे हर वक्त जंगल, लेक, वैलीज कहीं ना कहीं एडवेंचर करते होते हैं, जैसे कि मानो एडिक्शन हो। मार्टिन और रॉजर साउथ वैलीज में केव के रूट एक्सपांड और मैपिंग करने के लिए टीम बना रहे थे। इसी बीच फेमस केव डाइवर जॉन पार्कर ने एजेन एल्बर्ट केव में तीसरे वाटर सम की खोज की थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। एक्चुअली वाटर सम केव के उस जगह पर दिखाई देता है जहाँ पर टनल अप एंड डाउन पोजीशन में होता है और डाउन पोजीशन में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। एजेन एल्बर्ट केव वैलीज की सबसे बड़ी केव थी, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर में फैली थी, यानी पूरे एक सिटी जितनी। और इस केव में बहुत सारे ऐसे टनल थे जो कि पानी से भरे होते हैं। अगर वाटर सम छोटा हो तो डाइवर्स अपने सांस रोककर उसे पार कर लेते हैं, और अगर सम बड़ा हो तो उसे क्रॉस करने के लिए स्कूबा डाइविंग गियर्स की ज़रूरत होती है। केव डाइविंग सी डाइविंग से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसमें अगर आपकी इक्विपमेंट में खराबी हो जाती है तो आपको पानी से बाहर आना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। पानी के साथ साथ पैसेज भी काफ़ी टाइट होता है। मार्टिन और रॉजर उन 3 वाटर सम से आगे जाने का प्लान बनाते हैं जो कि पहले से ही डिस्कवर्ड की गई थी, लेकिन इस बार मार्टिन को अकेले ही जाना पड़ता है क्योंकि रॉजर के पैर पर चोट आई थी। लेकिन अकेले में केव एक्सप्लोर करना काफ़ी डेंजरस होता है। यदि आप मुसीबत में पड़ जाते हो तो मदद करने या मदद के लिए बुलाने वाला कोई भी नहीं होता। मार्टिन सभी पॉसिबिलिटीज़ को जानता था, लेकिन वह तीसरे सम से क्रॉस करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। तीसरे वाटर सम से क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर आपको कई सारे टाइट वाटर टनल से गुजरना होता है। इस रूट में ऐसे बहुत सारी ओपनिंग है जिसमें से केवल आदमी को ही इंटर करना मुश्किल होता है, और इस जगह से आपको एयर टैंक और डाइविंग का सामान भी साथ लेकर जाना होता है। साथ ही आपको पानी में से राइट एंट्रेंस को भी चुनना होता है। इन सभी ओपनिंग से मार्टिन अपने शरीर को स्मॉल ओपनिंग से निचोड़कर तीसरे सम की ओर आगे बढ़ता है, और यह सभी रूट काफ़ी डरावने और भूलभुलैया थे, जिनके तीसरे सम तक की लेंथ करीब 2 किलोमीटर थी। मार्टिन पहले और दूसरे सम को आसानी से क्रॉस कर लेता है और वो तीसरे सम तक आ जाता है। तीसरे सम को अब तक किसी ने भी अच्छे से क्रॉस नहीं किया था और इसकी लेंथ का अंदाज़ा अब तक नहीं लगा था। यह डेंजरस रूट ज़्यादातर लोगों को थका देता है, लेकिन मार्टिन को नहीं। वह इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि तीसरे सम के आगे क्या है। उसे डर लग रहा था क्योंकि सम 3 को अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया था और ना ही उसकी लेंथ का पता था। लेकिन मार्टिन के पास सम 3 को क्रॉस करने के लिए टैंक में ऑक्सीजन था और उस सम को क्रॉस भी कर लेता है। सम 3 850 फीट का था, जो कि सम 1 और सम 2 से 3 गुना लंबा था। उसके पास इतना ही गैस बचा था जिससे रिटर्न आते समय तीनों सम को क्रॉस कर पाए। यह ट्रैवलिंग पूरे 6 घंटे की थी, लेकिन मार्टिन बहुत ही एक्साइटेड था कि इसके आगे क्या है यह देखने के लिए, और अपने सभी गैजेट को सम 3 के किनारे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। इस रूट में काफ़ी सारे टन्स थे और 1800 फीट ट्रैवल करने के बाद मार्टिन एक नए सम के पास पहुंच जाता है, और इसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब तक इस जगह पर कोई भी नहीं आया था। मार्टिन एंट्रेंस से 3 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर था जहाँ पर पूरा घना अंधेरा था और टनल काफ़ी डरावना लग रहा था। मार्टिन सम 4 को एक्सप्लोर नहीं करता क्योंकि उसके पास सिर्फ बाहर आने जितना ही ऑक्सीजन बचा था, और उस दिन वो केव से बाहर आ जाता है और बाहर आने के तुरंत बाद सम 4 को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है और रॉजर से कांटेक्ट कर लेता है। मार्टिन की बातें सुनकर रॉजर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो मन ही मन केव के बारे में इमेजिन कर रहा था। रॉजर और मार्टिन अपना अपना सामान लेकर केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं।
दोनों भी पानी से भरे टाइट पैसेज से आगे बढ़ रहे थे, साथ ही स्कूबा डाइविंग गियर को भी सावधानी से ले जा रहे थे। दोनों भी उसी रास्ते से गुजरते हैं जहाँ से मार्टिन कुछ हफ्ते पहले गया था। इस वक्त उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा लाया था जो कि सम 4 के काम में आने वाला था। वे सम से आगे बढ़ते हैं और जो टैंक खत्म हो चुकी थी उसे रास्ते में छोड़कर आगे जा रहे थे। दोनों भी सम 3 को क्रॉस कर चुके थे और रॉजर इस जगह पर पहली बार आया था, इसलिए वो बहुत ही खुश था और इसके आगे क्या है यह जानने के लिए उत्तेजित हो रहा था। वे आगे आने वाले खतरों से परे थे और 1800 फीट लंबी टनल से सम 4 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे टाइट पैसेज से गियर्स को बचाते बचाते सम 4 तक दोनों भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना सामान सम 4 के किनारे नीचे रखा, अचानक से नेगेटिव थिंकिंग और डर उनके ऊपर छा जाता है। यह मोमेंट उनके लिए काफ़ी अजीब था। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्हें भ्रम हो रहा था कि केव की दीवारें बंद हो रही थी, साथ ही ज़मीन से 700 फीट नीचे होने की वजह से उन्हें घुटन होने लगती है। वे दोनों इस लोकेशन पर फ्रीडम से काफ़ी दूर थे, लेकिन वे अभी भी डाइविंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्हें किसी भी हालत में सम 4 को एक्सप्लोर करना था। उनमें से हर एक के पास सम 4 के क्रॉस के लिए एक फुल टैंक था और साथ ही सम 3 में इस्तेमाल किए गए एक टैंक का शेष हिस्सा था। लेकिन यह किसी भी तरह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि टैंक का टूटा हुआ वाल्व उन्हें अशुभ लग रहा था। और मार्टिन मानता है कि यह एक तरह से हमारे लिए इंडिकेशन था, लेकिन इसे हम समझ नहीं पाए। दोनों ने भी अपने सामान को पानी के अंदर धकेल दिया। रॉजर के पास 400 फीट की रस्सी थी जो कि अननोन एरिया से बाहर आने के लिए काम में आती थी, और मार्टिन के पास 1000 फीट की रस्सी थी। और रॉजर के टैंक मार्टिन के टैंक से साइज में छोटे थे, यानी कि रॉजर को मार्टिन से पहले पानी से बाहर आना होगा। दोनों भी एक ग्रुप में काम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि अपनी सेफ्टी के बारे में हर एक इंडिपेंडेंट था। अगर कुछ खतरा महसूस हो तो पानी से बाहर आने के लिए खुद डिसीजन ले सकते थे। इसमें अपने सेफ्टी के बारे में खुद जिम्मेदार था। इसमें यह भी रूल था कि ड्राइवर खुद अपने मूड से रिटर्न आ सकता था। रॉजर टॉप की सरफेस पर मूव कर रहा था, जबकि मार्टिन बॉटम की सरफेस से। वे अपने बॉडी को प्रॉपर डायरेक्शन में बेंड करके आगे मूव कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे ज़मीन से एग्जैक्ट नीचे की ओर ट्रैवल कर रहे थे और अधिक डीप में चले जाते हैं। रॉजर की 400 फीट की रस्सी खत्म हो चुकी थी। मार्टिन रॉजर की रस्सी को बांध देता है। तब वो नोटिस करता है कि रॉजर साइनस इश्यू को फेस कर रहा था, लेकिन यह बात पहली टाइम नहीं थी। अब तक कई बार वो इस सिचुएशन से गुजर चुका था, लेकिन रॉजर नहीं चाहता था कि यह इशू इस एडवेंचर के बीच में आ जाए, और वो मार्टिन की रस्सी से पीछे 100 फीट चला जाता है। मार्टिन एक्साइटमेंट की वजह से जानबूझकर 1/3 रूल को तोड़ रहा था, जो कि सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इस रूल के अनुसार टैंक का 1/3 पार्ट डाइविंग के लिए यूज़ करना होता है और दूसरा 1/3 पार्ट रिटर्न आने के लिए यूज़ करना होता है, और लास्ट का बचा हुआ पार्ट सेफ्टी के लिए रखा जाता है। और अब तक मार्टिन ने 1/3 गैस यूज़ कर लिया था, तो उसे रिटर्न जाना चाहिए था, लेकिन उसका एक्साइटमेंट इस लेवल पर था कि उसने कोई विचार किए बिना ही आगे बढ़ जाता है। मार्टिन के हिसाब से रॉबर्ट के पास कम गैस थी, तो वो शायद सम 4 के किनारे वापस चला गया होगा। आगे जाने के बाद के ऊपर की तरफ गई थी। उसे लगा कि शायद ऊपर एक आध एयर पॉकेट बना होगा जहाँ पर अच्छे से सांस ले सके, और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। जैसे वो केव की सीलिंग तक पहुँच जाता है, उसका यह भ्रम टूट जाता है। ऊपर कोई भी एयर पॉकेट नहीं था। वह तुरंत यू टर्न लेता है। जिस रूट से वो आया था उस रूट से रिटर्न के लिए ट्रैवल करता है। तभी उसे नीचे की ओर दूसरी ओपनिंग दिखाई देती है और उस ओपनिंग से अंदर चला जाता है। 30 फीट आगे मूव करने के बाद उसे समझ आता है कि वहाँ पर कोई भी एयर पॉकेट नहीं था। इट वॉज अ डेड एंड। इस जगह पर वो पैनिक हो जाता है और तुरंत पीछे की ओर भागता है। उसके टैंक में इतना ही गैस बचा था कि वो मुश्किल से रिटर्न हो सके। यह मोमेंट उसी तरह है कि हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और बाइक में पेट्रोल कम होने की शंका है। तब बार बार माइंड में एक ही सवाल होता है कि हम पेट्रोल पंप तक पहुँचेंगे कि नहीं। ऊपर आने के बाद मार्टिन रॉजर को देख लेता है। मार्टिन बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि मार्टिन के हिसाब से रॉजर को पानी के बाहर होना चाहिए था। मार्टिन ने रॉजर की फेस पर डर देख लिया था। उसे भी लगा था कि सम 4 के आगे एयर पॉकेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रॉजर के पास इतना गैस नहीं था कि वे सम 4 की एंट्रेंस पर पहुंच जाए। उसके पास 500 फीट ट्रैवल करने जितना गैस कम था। मार्टिन तुरंत रॉजर को पानी से बाहर निकलने के लिए इशारा कर देता है। वे तुरंत रस्सी को पकड़कर एग्जिट की ओर निकल जाते हैं। सिर्फ 130 फीट पीछे जाने के बाद मार्टिन की गैस खत्म हो जाती है। उसने कूल होकर टैंक को रिजर्व पर शिफ्ट कर दिया और क्विक कैलकुलेशन से समझ में आ गया कि इस बची हवा में ही उसे सम 4 को और सम 3 को क्रॉस करना होगा, और यह बहुत ही टफ होने वाला था। उसने महसूस किया कि वो खतरे के कितने पास है। फिलहाल उसके पास सम 3 और सम 2 के बीच एक बचा हुआ टैंक था। मार्टिन पानी से बाहर आ जाता है। वह पूरी तरह से थका हुआ था
और साथ ही पैनिक भी हो रहा था। वो रॉजर का वेट कर रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट और पूरे 30 मिनट बीत गए थे। मार्टिन को एहसास हुआ कि रॉजर जल्दी बाहर नहीं आया तो उसके पास सम 3 क्रॉस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। पूरा 1 घंटा बीत जाता है, फिर भी रॉजर की मूवमेंट नहीं दिख रही थी। किधर भी एयर बबल्स नहीं दिख रहे थे। मार्टिन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसने पानी में जाकर देखा, उन्होंने जो रस्सी डाली थी वो 430 फीट पर कटी हुई थी, जबकि मार्टिन ने रॉजर को 500 फीट पर देखा था। शायद इस पॉइंट पर रॉजर की टैंक ख़त्म हो गई होगी और उसे टैंक चेंज करने की ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन 1974 में पानी के नीचे टैंक स्विच करना इतना आसान नहीं था। डाइविंग गियर बहुत ही बुरी तरह से डिज़ाइन किए गए थे। टैंक बदलने के लिए डाइवर को अपने बॉडी को पीछे पूरा बेंड करना पड़ता था और प्रॉपर कनेक्शन निकालकर दूसरे टैंक में जोड़ना था। इसी बीच डाइवर को अपनी सांस रोक के रखनी पड़ती थी। रॉजर इस कंडीशन में रस्सी में फंस गया होगा। रॉजर ने रस्सी तो काटी होगी, लेकिन टैंक फिक्स करने के बाद हाथ से रस्सी छूट गई होगी और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया होगा। इस सम्प में पानी के अंदर कई सारी ओपनिंग थी और कई सारे ब्रांचेस भी थी। मार्टिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि रॉजर की गैस खत्म हो गई होगी और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि शायद रॉजर को एयर पॉकेट मिला होगा और एयर खत्म होने की वजह से वह रुक गया होगा। मार्टिन की टेंशन बढ़ती जा रही थी। मार्टिन इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता था और परेशान होकर एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। उसके माइंड में सिर्फ रॉजर की बातें चल रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उसके पैर भारी हो गए थे, मानो शरीर से जान चली गई हो। मार्टिन कैसे तैसे करके बाहर आ जाता है और कुछ घंटे बीतने के बाद इमरजेंसी सर्विस को बुला लेता है। मार्टिन पूरी तरह से थक गया था, फिर भी वापस सम 4 में चला जाता है। वे सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रॉजर एयर पॉकेट में सही सलामत हो। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन अभी भी रॉजर की बॉडी नहीं मिलती। फुल 1 वीक सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन ना ही रॉजर की बॉडी मिलती है और ना ही उसका सामान। कुछ दिन बाद बारिश चालू हो जाती है और केव के अंदर का पानी खराब हो जाता है, जिसके कारण विजिबिलिटी ना के बराबर थी। ऐसी कंडीशन में सर्च ऑपरेशन करना किसी खतरे से कम नहीं था। सर्च ऑपरेशन को बंद करवाया जाता है। 1975 में मार्टिन फिर से केव में चला जाता है और 500 फीट तक सर्चिंग कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी सबूत नहीं मिलते। मार्टिन फिर 1981 में 700 फीट तक सर्च करता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। रोलैंड और जूलियन वॉकर 1986 में सम 4 को एक्सप्लोर करते समय उन्हें रॉजर सोलारी की बॉडी मिल जाती है, यानी इंसिडेंट के पूरे 12 साल बाद। लेकिन बॉडी को वहाँ से निकालना किसी खतरे से कम नहीं था और डिसाइड किया जाता है कि बॉडी को वही छोड़ा जाएगा। फिर 1987 में जूलियन वॉकर फिर से टीम बना लेता है और सम 4 को एक्सप्लोर कर लेता है। पूरे 875 फीट टाइट पैसेज में डाइविंग करके उसे एंड में एक एयर चैम्बर मिल जाता है, जो कि रॉजर को नहीं मिला था। अगर मिल जाता तो आज वो जिंदा होता। यह पॉइंट इस केव का एंड होता है। यह सम किसी भी दूसरे टनल से कनेक्टेड नहीं था और इस एंड को ऑल आउट्स चैम्बर नाम दिया जाता है। इस केव की एंट्रेंस में एक स्टील की डोर लगवाई जाती है और इसकी चाबी सिर्फ एक्सपीरियंस ड्राइवर को ही मिलती है, वो भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद। आखिर रॉजर के साथ सम 4 में एग्जैक्ट क्या हुआ था, साथ ही सर्च ऑपरेशन करते समय रॉजर जिंदा था कि नहीं और उसकी मौत कब और कैसे हुई, यह आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गई है। सम 4 के एंट्रेंस पर रॉजर की याद में एक बोर्ड लगाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले हैरत अंगेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।